दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग संस्कृत व्याकरण का जो संधि प्रकरण चल रहा है उसमें हम लोग जसत्व संधि को पढ़ने वाले हैं। जसत्व संधि को पढ़ने वाले हैं तो हम हेडिंग डालते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि हमारा हल संधि के अंतर्गत आता है। हल संधि किसको कहा जाता है? तो हल संधि दोस्तों व्यंजन संधि को कहा जाता है। व्यंजन संधि हिंदी व्याकरण में और हल संधि संस्कृत व्याकरण में क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि माहेश्वर सूत्र में जो हमारा या हल यानी जितने भी व्यंजन हैं वो हमारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको हल संधि कहा जाता है। और स्वर हमारे जो स्वर संधि है उसको अच संधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे स्वर हैं वो माहेश्वर सूत्र के अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी संधि है वो जसत्व संधि है। और इस जसत्व संधि का सूत्र क्या है? सूत्र दोस्तों महत्वपूर्ण किस लिए है? तो इसलिए है क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चाहे आप सुपर टेट का पेपर दे रहे हो, चाहे यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप राजस्थान टेट का पेपर, आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं, आप सीटेट कोई भी पेपर दे रहे हैं और संस्कृत विषय है तो संधि से या फिर आपके अलंकार से या समास से या कहीं से भी आपसे सूत्र पूछ लेगा या उदाहरण पूछ लेगा और वो पूछेगा क्या, तो इसलिए सूत्र जरूरी है। तो जो हमारा जसत्व संधि है इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है झालाम जसो अन्ते। झालाम जसो अन्ते ये इस जसत्व संधि का सूत्र है। 1 नंबर है ये। हम आपसे कहते हैं कि अपनी सभी कक्षा में कि संस्कृत व्याकरण एक ऐसा विषय है इसमें जितने भी शब्द होते हैं अपने आप में 1 नंबर छिपाए हुए बैठा होता है। तो जसत्व संधि का सूत्र पूछ लेगा, आपको दे दिया गया इस्तो अश्चुना अश्चु, इष्टुना इष्टु या सात, या आपको चौथा दे दिया गया झलाम जसो अन्ते। तो जब दोस्तों हमको पता होगा तभी हम लगा पाएंगे, नहीं तो हमारा गलत हो सकता है। और बहुत से दोस्त हमारे यहाँ कुछ तुक्का लगाते हैं। तुक्का कभी कभी सही होता है, 99% गलत होता है। हो सकता है आप जस पकड़ के जसत्व लगा दें तो सही हो सकता है, बाकी यह तुक्का हर जगह काम नहीं करता। चलिए तो दोस्तों ये है हमारा जसत्व संधि का सूत्र। और इसका एक सूत्र और भी है, वो क्या है? वो है पदान्ते। वो है पादान्ते झालाम जसः अस्युः। पादान्ते झालाम जसः अस्युः झालाम जसो अन्ते। जसत्व संधि का सूत्र है। और ये क्या कहता है कि जब, परिभाषा है, जब पद के अंत में झल प्रत्याहार होगा तो वह झल प्रत्याहार जस प्रत्याहार में बदल जाएगा। जस प्रत्याहार क्या है, झल प्रत्याहार क्या है? अगर आप लोगों ने प्रत्याहार पढ़ा होगा या आपको मालूम होगा तो आप समझ गए होंगे, अन्यथा आप नहीं समझे होंगे। और नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको अगले 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। और अगर आप नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सभी कक्षाएं क्रम बाय क्रम है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमारा झल और जस एक प्रत्याहार है जो कि माहेश्वर सूत्र से बना है। और आपको पता है माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार होते हैं। तो आइए झल प्रत्याहार किस वर्ण, किस सूत्र से और किस सूत्र तक बना है हम उसकी चर्चा करते हैं। तो जो हमारे झल प्रत्याहार बना है दोस्तों, यह झभाई घ ढ घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। तो दोस्तों
जो हमारा यह अब यही आपको ध्यान देना है। अगर आपको जसत्व संधि समझना है आप इसको समझ लेते हैं, परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखें, ये आपका 14वां है, या 13वां है, या आपका 12वां है, ये आपका 11वां है, ये आपका 10वां है, यह आपका 9वां है, यह आपका 8वां है। इसके पहले आपके 8 4 8 6 14 6 और हैं आयुड़ रिलिक एओं अयौच हाइवरट लड़ यमंगाड़ नाम 7। चलिए दोस्तों, जो भी है यही आपके हैं। गिनती से क्या मतलब, हमको क्रम से याद होना चाहिए। अब आप देखिए, ये आपके 14 महसूस सूत्र हैं जिनसे आपका झल प्रत्याहार बना है। 14 पूरा नहीं है, जिनसे बना उन्हीं की चर्चा है। तो झल प्रत्याहार बना कैसे है, कोई भी प्रत्याहार बनाना हो, इनमें से एक वर्ण आप ले लीजिए बिना हलंत वाला, और एक वर्ण आपको ले लेना है हलंत वाला। तो यहाँ से हम एक वर्ण ले रहे हैं ये बिना हलंत वाला, और एक वर्ण यहाँ से ले रहे हैं हलंत वाला, तो हमने ले लिया। और दोस्तों अब आप देखिए, यहाँ पर आपका यही झल प्रत्याहार बन गया। यहाँ पर आपका यही झल प्रत्याहार बन गया, यही झल प्रत्याहार है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अब इनको गिना कैसे जाता है। चलिए यहीं पर एक प्रत्याहार और बना लेते हैं, जस, जो कि इसमें है। हमने आपको पहले बताया कि झल प्रत्याहार हमारा जब पद के अंत में झल प्रत्याहार होगा तो हमारा झल प्रत्याहार जस प्रत्याहार में बदल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा जस प्रत्याहार है, हम इस जा को ले रहे हैं, इस सा को ले रहे हैं, हमारा हो गया जस प्रत्याहार। चलिए अब इनके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, हमको इनको देखना है। तो दोस्तों आपको बताया गया होगा, आपको मालूम है कि जितने भी हलंत वर्ण हैं ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। इनकी जो यहाँ पर उपस्थिति है वो इन सूत्रों को पूर्ण करने के लिए किया गया है, या कह सकते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है। इनको बोला जाता है इत संज्ञक वर्ण। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, या इत संज्ञक वर्ण कहते हैं हलंत वाले को, बिना हलंत वाले को, दोनों को, कोई को नहीं। तो दोस्तों हलंत वर्ण को इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है, आपको पता चल गया होगा। और प्रत्याहार में वर्णों की संख्या के साथ इनको नहीं गिना जाता, तो हमको झल प्रत्याहार के अंतर्गत इनको नहीं गिनना है, तो इसलिए हम यहाँ से इनको हटा दे रहे हैं। चलिए हम इनको यहाँ से हटा दिए, चलो दोस्तों हट गए ये लो हट गए। अब कितने बच्चे हैं, 2 3 5 5 यहाँ पर, यहाँ 2 और 3 ये, 1 ये। तो इतने ही वर्ण हमारे झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, और जस के अंतर्गत हमारे 5 वर्ण आएंगे। अब इस सूत्र का कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आपको यही ध्यान से समझना और कुछ नहीं समझना है कि जब पदांत में, पदांत का मतलब आपको कम समझ में आ रहा होगा, हम आपसे लगभग जब से संधि पढ़ा रहे हैं, हर कक्षा में बताया होगा और बताते ही हैं। संधि प्रकरण में हमारे 2 शब्द होते हैं, एक प्रथम पद एक दूसरा पद। और जो संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में, तो वही कहने का मतलब है कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में या पदांत में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण या पदांत वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण या पदांत वर्ण, जब झल प्रत्याहार का वर्ण होगा तो वह वर्ण कौन सा, जो पद के अंत में होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण जब पदांत अंत में होगा तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। चलिए यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमने आपको सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए लिखा था, क्योंकि आपके सूत्र में लिखा है पदांते झलाम जसाश्यु झलाम जसोवंते। तो इसका कहने का मतलब आप परिभाषा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब झल प्रत्याहार के स्थान पर, झल प्रत्याहार के स्थान पर, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है, प्रत्याहार हो जाता है। बस यही आपको समझना है। और दूसरा क्या समझना, नोट डालकर क्या समझना यहीं पे आपको देखना है। पदांत में, पदांत में जो भी वर्ण होगा, जो भी वर्ण होगा, पदांत में जो भी वर्ण होगा वह अपने वर्ग के, अपने वर्ग के तीसरे, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। गलत लिख दिया क्या हो, अपने
वर्ग के तीसरा ही है, बदल जाएगा। पदांत में जो भी वर्ण होगा वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यही आपको यहाँ पर समझना है। पदांते झलाम जसा अश्यु, पदांत जल के स्थान पर जस हो जाएगा, वहीं पर यहाँ हो जाएगा। एक प्रश्न आपको यहाँ पर और मिलता है, आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कैसे बनेगा कि वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व शा सा सा हा या ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं या प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपको 4 प्रत्याहार दे दिया गया, पहले पे दे दिया गया जस, दूसरा दे दिया गया अच, तीसरा दे दिया गया इक, चौथा आपको दे दिया गया झल प्रत्याहार। तो जब दोस्तों आपको पता होगा कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण अर्थात सा सा साहा वर्ण आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म वर्ण आते हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ पर ये मिल गया, तो आपको इसको भी पता होना चाहिए। तो चलिए आपका तीसरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे हम उदाहरण की चर्चा करें। हमारे पास एक फेमस उदाहरण है, जगत धन ईश। अब आपका क्या हो जाएगा, जब पद के अंत में झल प्रत्याहार होगा, तो आप देखें आपके झल प्रत्याहार में ता आया है, हाँ जी ता आया है, तो इस ता का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो ता था दा, तो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा दा। तो आपका हो गया जग, अर्ध दा में दीर्घ ई लगा, आपका दी हो गया, आपका हो गया जगदीश। और जगदीश में हमारा जसत्व संधि झलाम जसोवंते, पदांते झलाम जसा अश्यु है। या दूसरा आप उदाहरण देखें तो हमारे पास है वाक धन ईश या ईशा, तीसरे में बदल गया, हमारा हो गया वागीशा। अगला उदाहरण हमारे पास है वाक धन हरि, हमारे पास हो जाएगा वाघ हरि। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और उदाहरण की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों हम और उदाहरण की चर्चा करते हैं। हमारे पास जो और उदाहरण है, यही आपको समझना है कि जसत्व संधि क्या कहता है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत वाला वर्ण होगा तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। चलिए हम अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है अच धन अंत या अंतः, तो यह चा अपने तीसरे में बदल गया, चा छा जा, तो हमारा हो गया आ जा, अर्ध है, हरस्व आ लगा, पूर्ण हुआ, तह अजंतः। इसी तरह से सुप धन अंतः, पा फा बा, इस बा में बदल गया, तो हमारा हो गया सु बंतः। दिक धन गजः, तो हमारा हो गया दिग्गजः। इसी तरह से दिक धन अंबरः, तो हमारा हो जाएगा दिगंबरः। ये आपका पा पूर्ण हो गया, आपका हो गया दिगंबरः। ये दोस्तों तो ये हमारे कुछ जसत्व संधि के उदाहरण थे। चलिए एक और है कृत, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया जा रहा है, कृत धन अंतः, कृता था दा, तो आपका दा में बदल गया, आपका हो गया कृदंतः। इसलिए इसको बता दिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों ये हमारे जसत्व संधि के कुछ उदाहरण थे। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से, जो हमारी जसत्व संधि है इसका जो सूत्र होता है वह होता है झलाम जसोवंते।
अर्थात झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण जब पद के अंत में होगा या प्रथम पद के अंतिम वर्ण में होगा तो हमारा यह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा या झेस प्रत्याहार में बदल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारी जो अगली महत्वपूर्ण संधि है वो है तोरली संधि। जी हाँ दोस्तों, तोरली संधि। अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं तोरली संधि की। तो तोरली संधि क्या है, जिसको हम कहते हैं लसत्व संधि यानी लत्व संधि। चलिए दोस्तों, हमारी जो अगली संधि है वो है लत्व संधि, लसत्व संधि। जो भी समझो तरीका पता होना चाहिए दोस्तों। जो इसका हमारा सूत्र है वह क्या है, तो उसका सूत्र है तोरली चा या तोरली। परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा अगर आप क्लास ध्यानपूर्वक देखते हैं तो। चलिए, जो हमारी तोरली है इसका कहने का मतलब आपको यहाँ पर दो शब्द दिख रहा होगा, सॉरी दो वर्ण दिख रहे होंगे, एक ता और एक ला। दोस्तों आपको यहाँ पर यही समझना है कि ता का मतलब होता है ता वर्ग, और ता वर्ग में आपके आते हैं ता था दा धा ना। यानी इन 5 वर्णों के बाद अगर आपको ला वर्ण दिख जाए तो इनके स्थान पर आपका ये ला हो जाएगा। आप इसी को चाहे चार्ट में समझ लें चाहे वैसे समझ लें। आपको यहाँ पर 2 वर्ण दिखाई दिया, एक ता और एक ला। ता का मतलब ता वर्ग, और ता वर्ग में ये 5 अक्षर आते हैं। इन 5 अक्षरों का मेल जब ला से होगा तो हमारा यह अक्षर ला में बदल जाएगा। अब आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। जब ता वर्ग के बाद ला आवे तो ता वर्ग ला में बदल जाएगा या बदल जाता है। ता वर्गस्य लकारे परे परस वर्णः, ता वर्गस्य लकारे परस वर्णः, ता वर्गस्य लकारे परे परस वर्णः। जाता वर्ग के बाद लकार शब्द आए तो ता वर्ग परस वर्ण अर्थात पीछे के वर्ण अर्थात ला में ही बदल जाएगा। ता वर्गस्य लकारे परे परस वर्णः। जब ता वर्ग के बाद ला आए तो वह ता वर्ग ला में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ता वर्ग के स्थान पर ला वर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, इनके कुछ उदाहरणों की चर्चा कर लें। 1 मिनट दोस्तों, उदाहरणों से पहले मैं आपको यहाँ एक इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। परीक्षा में पूछा जाता है, हो सकता है आपके शिक्षक भर्ती में या टीटी में इसमें ना पूछा जाए, लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी में या आप संस्कृत आचार्य कोई भी पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, और वह यह है, और यहाँ पे इसका काम है इसलिए यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। वह यह है कि जो हमारा यह ला या वा ला है, इनके 2 भेद होते हैं। कितने भेद दोस्तों? इनके 2 भेद होते हैं। इनके 2 भेद होते हैं। यह है पहला और यह है दूसरा। एक हमारा होता है अनुनासिक दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। और एक हमारा होता है अनानुनासिक। और अगला क्वेश्चन इसी में, अनानुनासिक को क्या बोला जाता है? तो अनानुनासिक को निरानुनासिक कहा जाता है। इसको निरानुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण में हमारा या वा ला, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा, अर्थात इन तीनों के ऊपर जब भी चंद्र बिंदु लगा दिखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये नासिक वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण होते हैं। और जब इनके ऊपर या वा ला के ऊपर चंद्र बिंदु ना लगा हो तब ये अनानुनासिक या निरानुनासिक वर्ण होते हैं। यही आपको ध्यान देना है। अब इसका भी आगे काम कैसे आएगा, जब उदाहरण आपको बताएंगे तब वहाँ पर बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं उदाहरण की। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं उदाहरण की।
और हमारा तोरली कहता क्या है कि जब ता वर्ग के बाद, जब ता वर्ग के बाद ला आएगा तो ता वर्ग ला में ही बदल जाएगा। तोरली तावर्गस लकारे परे परस्वर्ण। चलिए अब यहाँ पर तोरली संधि के उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होता है, हमारे पास है तत् धन लीना। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, कई बार परीक्षा में या बार बार आता ही है। जब ता के बाद ला आएगा, ता वर्ग के बाद ला आएगा तो ता वर्ग बदल जाएगा किसमें, तो वो ला में ही बदल जाएगा। तो इस ता के स्थान पर हमारा अर्धला हो गया, तो हो गया तल्लीना। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से तत् धन लयः, तत् धन लयः तो हमारा हो गया तल्लयः। अगला हमारा है, ये उदाहरण इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो है क्या, विद्वान। विद्वान आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और विद्वान आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो हो गया हमारा विद्वान लिखति, विद्वान लिखति। अब आप देखिए यही ना, दोनों एक चीज़ है, चाहे आप इस ना को पकड़िए चाहे इस ना को। यहाँ पर ला आया है, संधि यहाँ पर हुई है प्लस के साथ, तो जब ला के पहले ता वर्ग आएगा तो ता वर्ग का अर्थात ता था दा धा ना, तो ना आपका नासिक वर्ण होता है। तो आपको यहाँ इसका बताने का मतलब समझ में आ गया होगा कि इस ना के स्थान पर ये ला होगा या यह ला होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि जितने भी वर्ग हैं, पांचों वर्ग का चा टा ता प, इनके जो पंचमाक्षर होते हैं नासिक वर्ण होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। और अनुनासिक वर्ण नाक से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है। तो हमारा यहाँ पर यही ला आएगा, तो हमको यही यहाँ पर बताने का मतलब था। तो यहाँ पर आपका जो ना है ये इस ला में बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा विद्वा। ये यहाँ पर ऐसे था लिखा ही जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको होगा विद्वा लिखति और आपका यह चंद्र बिंदु यहाँ आ जाएगा। आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए। और तोरली संधि वही सही होगा जिसके ऊपर आपका चंद्र बिंदु लगा होगा, वही आपका तोरली संधि का उदाहरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर आपको ये बताया गया, इम्पॉर्टेंट है या कह सकते हैं यह आपके लिए महत्वपूर्ण है इसलिए। चलिए दूसरा देखते हैं, हमारे पास अगला उदाहरण है महान धन लाभः, महान धन लाभः। तो ना पंचम अक्षर है, नासिक वर्ण है, तो इसका स्थान पर हमारा अनुनासिक ला होगा, तो हो जाएगा ला। चलिए माँ है, हा है, हमने लिख लिया, ये ला अर्ध है, अर्ध हो गया, पूर्ण ला मिला, पूर्ण ला हो गया, भा हो गया, महान लाभः, इसके ऊपर हमारा चंद्र बिंदु। तो दोस्तों ये थी हमारी तोरली संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक जो हमारा अगला संधि है और वह है अनुस्वार संधि। चलिए दोस्तों इसके बाद जो हमारी अगली संधि है वह है अनुस्वार संधि। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुस्वार संधि की। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुस्वार संधि की। और हमारा अनुस्वार संधि क्या कहता है, अनुस्वार संधि का जो सूत्र होता है वह होता है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। और संस्कृत इसका जो सूत्र होता है वह होता है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। ये सूत्र क्या कहता है, जब माँ के बाद, जब माँ के बाद व्यंजन होगा, जब माँ के बाद व्यंजन होगा तो हमारा अनुस्वार संधि होगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो परिभाषा तो आपको लिखना ही है। कहने का मतलब जब माँ के बाद व्यंजन आएगा तो आपका अनुस्वार संधि हो जाएगा। चाहे आप इसी को परिभाषा लिख लीजिए और चाहे आप इसी ट्रिक से समझ लीजिए कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका माँ होगा, उसके बाद आपका कोई भी व्यंजन होगा तो आपका अनुस्वार संधि हो जाएगा।
जैसे हम उदाहरण की चर्चा करें, परिभाषा आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा। उदाहरण क्या है? जैसे हमारे पास उदाहरण है हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। तो जब माँ के बाद व्यंजन आएगा तो यह हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा हरिम वंदे, हरिम वंदे। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। या हमारे पास है पुस्तकम पठति। अगला उदाहरण है पुस्तकम पठति, सॉरी दोस्तों माँ होना चाहिए, पुस्तकम, एक मिनट, पुस्तकम पठति। आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछ लिया था कि इसमें शुद्ध कौन सा है। शुद्ध अशुद्ध पेपर में आता है, 4 ऑप्शन दे देगा इस तरह से, इस तरह से, और एक दे देगा अनुस्वार के साथ, तो हमारा यही सही होगा। चलिए अभी देखते हैं कैसे। तो माँ है, माँ के बाद हमारा व्यंजन है, तो यह जो माँ है इसके बाद व्यंजन है, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, आपका हो जाएगा पुस्तकम पठति। तो यही पुस्तकम पठति हमारा शुद्ध होता है, ये वाला अशुद्ध। हम लोग व्याकरण में इस तरह लिख तो देते हैं, लेकिन अगर शुद्ध अशुद्ध की बात आए तो ये शुद्ध होगा, ये हमारा अशुद्ध होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों। या विद्यालयम गच्छति, जो भी आप समझना चाहें, विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, आप देख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा विद्यालयम गच्छति। तो दोस्तों बहुत ही सरल संधि है अनुस्वार, जो आपका अनुस्वार संधि है, इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः। इसका जो हमारा सूत्र होता है वह होता है मो अनुस्वारः, अर्थात जब माँ के बाद कोई व्यंजन आएगा, जब माँ के बाद कोई व्यंजन आएगा तो हमारा यह माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। यही हमारा था दोस्तों अनुस्वार संधि। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय।